मंच पर आसीन श्रीमान कन्हैया लाल जी, श्रीमान उमेश मोदी, श्रीमान डोगरे जी, श्री संघई जी और जज साहब तानुका जी तथा मेरे हमारे माधव सभा के संरक्षक श्री सुशील जी सिंघानिया और हमारे ट्रस्टी राजेंद्र जी तुलसिया और इस कार्यक्रम के परामर्शदाता श्री डॉक्टर साहब, मैं आप सभी का स्वागत करते हुए माधव सेवा फाउंडेशन क्या है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। आप सबको फोर्ड कार का नाम मालूम है। फोर्ड कार उस जमाने की कारों में से है, फोर्ड कंपनी उस जमाने की कंपनियों में से है जब ऑटोमोबाइल की शुरुआत हुई थी। और निश्चित रूप से जब तक जापानी कारें मार्केट में नहीं आई तब तक अमेरिकन कारों का बहुत बड़ा प्रभाव था। भारत में उस समय बहुत गरीबी थी और उस समय भी मेरे ध्यान में है, मैं जब छोटा था तब बहुत सी फोर्ड कारें बड़े बड़े अच्छे परिवारों में दिखाई देती थी और शान के रूप में मानी जाती थी। जब फोर्ड के प्रणेता रिटायर होने लगे तो सबके ध्यान में था शायद उनका लड़का, क्योंकि वो भी एक्टिव था, डायरेक्टर था बोर्ड में, वो शायद चेयरमैन बनेगा। पर उन्होंने अपने लड़के को एक दिन बुलाया शाम को और कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो मेरे पुत्र, इसके लिए स्वाभाविक रूप से तुम काफ़ी क्रियाशील हो, सब कुछ है, पर यदि अपनी कंपनी का नाम ऊपर चढ़ाना है तो एक तुमसे भी ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति का मैं चेयरमैन के रूप में नाम रखूंगा, तुम्हें उसमें कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, तेरे पास इतने शेयर हैं कि तू चेयरमैन से भी ज़्यादा कमाएगा और इसके लिए तू कमाई की चिंता मत कर। और ये हुआ कि उनका लड़का चेयरमैन नहीं बना। ये परंपरा है जो हमारे यहाँ पर भी है, जो पारसी घराने हैं उनमें वो परंपरा है। पर सामान्य तौर पे ये परंपरा हमारे व्यावसायिक रूप में, व्यावसायिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में पिताजी का बेटा ही अपनी उस गद्दी का मालिक बनता है और वो परिणाम हम 65 साल में भुगत चुके हैं। पहला व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत विचारवान होता है, पर वो आवश्यक नहीं है कि उसका लड़का उतना ही विचारवान, उतना ही प्रभावी हो। और यही हमारे यहाँ बोला जाता है कि तीसरी पीढ़ी के बाद घटना शुरू होता है। वो उसका कारण यही है कि पहली पीढ़ी बहुत स्ट्रांग होती है, किसी व्यक्ति की अपनी शक्ति होती है। मैं ये भूमिका इसलिए मान रहा हूँ कि माधव सेवा फाउंडेशन उस परंपरा की से आ रही है जहाँ बेटे को बाप की गद्दी नहीं मिलती, वहाँ सबसे योग्य व्यक्ति ही गद्दी पर बैठता है। और माधव सेवा फाउंडेशन जो छोटे रूप में काम कर रहा है, शायद हमें भगवान सफलता दे, हम ऐसे व्यक्तियों के निर्माण में लगे हुए हैं जो आज शायद दिखने में बहुत साधारण परिवार से हैं। शायद उनके जो कॉन्फिडेंस है वो कुंठित है। हम उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम 70 यहाँ की जो 90 स्कूलें, 87-88 स्कूलें हैं, वहाँ से हर साल 4ठी क्लास पास बच्चों की हम एप्लीकेशंस मंगाते हैं, उनका IQ टेस्ट लेते हैं और उसमें से 4 या 5 या 6, कभी कभी 16-17 बच्चे भी चुने गए। उन बच्चों को चुनते हैं और जो हम काम करते हैं उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो होशियार है। वो अपनी पढ़ाई में, मेरे ख्याल से हमारे पास में जितने बच्चे हैं
वो अपनी क्लास में प्रथम द्वितीय या कभी कभी तृतीय, वहाँ से नहीं, इतने ही, उसके नीचे नहीं है। तो हम उनको एक अक्षर उनकी स्कूल का पढ़ाते नहीं हैं। हम एक ही मदद करते हैं, उनके लिए एक अभ्यासिका चालू कर रखी है जिसमें आके रात को 2 घंटे खुद का अभ्यास करें। हम उनको पढ़ाते नहीं, उसको हम अभ्यासिका बोलते हैं। वो अभ्यासिका एक अलग विषय है, पर जो हमारा मुख्य विषय है उसके ऊपर आया। हम ऐसे बच्चों को तैयार करते हैं जो अभी गीत गाया गया था, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। शायद इन्हीं में से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बच्चे देश की नौका को पार कर लगाने के लिए अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी से आगे आएंगे और काम करेंगे। ये माधव सेवा फाउंडेशन का पहला कार्य है। अभी तक हम 50 बच्चों को, 51 बच्चों को चुन पाए हैं, उसमें से 2 बच्चों को किसी कारण से हमको हमारी योजना से बाहर करना पड़ा है। अब इस समय हमारे पास 49 बच्चे हैं। ये बच्चे हम महीने में एक बार ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्कूल के भी कार्यक्रम इतने होते हैं, हम बच्चों पर दबाव नहीं डालते हैं। और जो कुछ भी हमारे काम है उनका व्यक्तित्व विकास करने का काम है। उनको पढ़ने की आदत लगाते हैं, समीक्षा करने की आदत लगाते हैं, सोचने की आदत लगाते हैं, और इसके अलावा कुछ अच्छे बोलने वालों को बुला के भाषण उनके सामने अलग अलग विषयों के ऊपर भाषण देते हैं ताकि बच्चों का अपना जो बुद्धि का विकास हो सके। इसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ जो दूसरा कार्यक्रम है वो है अभ्यासिका। हमारी इच्छा तो हर स्कूल में अभ्यासिका चालू करने की थी। अभी एक हमारे महान कार्यकर्ता आए हैं जो 28-29 सालों से एक अभ्यासिका गोरेगांव में संमित्र मंडल स्कूल में चला रहे हैं। बड़ा भाई चित्रड़ी बहुत बीमार है और मैं सोच रहा था मैं बीमार हूँ इसलिए स्टेज पे खड़ा रह पाऊंगा कि नहीं, पर वो तो 80 साल की उम्र में इतने बीमार होते हुए भी इस कार्यक्रम में आए। मैं बड़ा भाई आपको प्रणाम। वो उनको देख के हमने यह विचार किया कि एक अभ्यासिका हर स्कूल में खुले ताकि आसपास में रहने वाले हमारे गोकुलधाम एरिया में तो शायद हर बच्चे के पास एक कमरा है, पर ये जिस परिवार से आते हैं बच्चे, उनके एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। वहीं रसोई बनती है, वहीं टीवी चलती है, वहाँ सब तरह के कार्यक्रम होते हैं, बाहर धमाल अंदर धमाल, सब तरह का शोरगुल होता है। बच्चे के पढ़ने की का वो वातावरण ही नहीं तैयार होता। और इसके लिए हम अभी जो चला रहे हैं उत्कृष्ट मंदिर मलाड पूर्व में एक अभ्यासिका चलाते हैं, जहाँ तीन कमरों के अंदर बच्चे बैठते हैं, अच्छी रोशनी और अच्छे हवा के साथ में, ठंडक के साथ में बैठ के 2 घंटे, और आजकल तो शायद 3 घंटे भी चल रही है। ये अभ्यासिका हमारा दूसरा प्रकल्प है। तीसरा प्रकल्प एक खतरनाक बस्ती है गोरेगांव स्टेशन के पास में, रेलवे लाइन के पास में। पैरेलल बस्ती, इलीगल बस्ती, रेलवे की जमीन पर है, इसके लिए उनको कोई किसी तरह से लीगल नहीं बोल सकते। अब इस बस्ती में जो कुछ नहीं होना चाहिए वो सब होता है। दारू की पेटी चलती है, ड्रग्स बेची जाती है, और भी जो गलत काम है, मैंने अभी बोलूँगा, बच्चे बैठे, सब कुछ होता है। वहाँ के बच्चों का क्या दोष है? वो उस बस्ती में जन्मे। तो हमारा यह प्रयत्न है कि ऐसे बच्चों को हम संस्कार दें ताकि वो कम से कम बड़े होकर इस गलत काम में नहीं पड़े। इस बस्ती के लोग इन बच्चों का उपयोग करते हैं, वो ड्रग्स की पूरी उनकी जेब में डाल देते हैं। बच्चे को तो कोई पुलिस रोकेगी नहीं। बच्चा जाता है, कस्टमर के पास जाता है, ड्रग की पूरी देता है, पैसे जेब में डालता है, ला के देता है, बच्चे को 5 से 10 रुपए मिल जाते हैं। वो बाहर जाता है, आनंद में सिगरेट खरीदता है, सिगरेट के 2-4 फुक्के मारता है, आनंद भी हो जाता है। ऐसे बच्चों का जो है उनको संस्कार देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और यह मान के हमने एक संस्कार केंद्र चला रखा है। हमारी कार्यकर्त्री प्रज्ञा धामणसकर उसमें बहुत सक्रिय रूप से काम करती है, और मैं यह कर सकता हूँ क्योंकि मैं समय समय पर उसे देखता हूँ।
मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जब हमने उन बच्चों को देखा था और आज जब उन बच्चों को देखते हैं, बहुत बड़ा अंतर उनमें दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर चलाते हैं, इसके लिए सबको आग्रह है नहा के आओ, नीचे मंदिर में भगवान की पूजा करो और फिर ऊपर आओ। इसके कारण से बहुत अच्छा वातावरण उनके बीच में बन रहा है। तीसरा जो हमारा कार्यक्रम है, एक गोरेगांव जो बंबई से लगा हुआ वनवासी क्षेत्र है, वहां पर वनवासी, बड़ी वनवासी जिसे प्रचलित भाषा में आदिवासी बोला जाता है, जो अंग्रेजों ने दिया हुआ शब्द है हमारे में और वनवासियों में भेद करने के लिए। हम नगरवासी हैं, वो वनवासी हैं, ग्राम में रहने वाला ग्रामवासी है, और इसके लिए हम उनके वनवासी बोलते हैं। वनवासी पिछड़े हुए हैं, पिछड़े रहने की उनकी आदत डाली गई है, पॉलिटिशियंस उनका फायदा उठाते हैं और वो नहीं चाहते कि ऊपर उठें। पर इसके कारण से वो बच्चे पढ़ते, वहाँ पर स्कूल एक ही है जो कि 7वीं तक है, और उसके बाद में बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फिर उसे नौकरी नहीं मिलती, तो चल भाई तबेले के अंदर गाय का दूध दू, भैंस का दूध दू, या वहीं पे आर्य मिल कॉलोनी में काम कर, ऐसी नौकरी की उनकी पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं चपरासी बन जाए। तो ऐसे बच्चों को हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के कुछ बेसिक नॉलेज सीख जाए, तो कि ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सके, तो उसका हम अब अपना अस्तित्व थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसी कारण से मुझे दुख है कि उसमें हमें बहुत से व्यवधान सहन करने पड़ रहे हैं। हम जिस इच्छा और शक्ति से चलाना चाहते थे वो नहीं चल रही है, फिर भी भगवान हमेशा, मैंने देखा तकलीफ के साथ में हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। एक कार्यक्रम और शुरू किया है, थोड़ा कठिन है, हमारा कठिन भी कुछ नहीं, आसान है। शायद हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है। यहाँ बैठी हुई महिला कार्यकर्ताओं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उसमें हमारे साथ आके सहयोग करें। जो ये 4 बस्ती, झोपड़पट्टी बस्ती के औरतें होती हैं, उनकी समस्या, वो दिन भर पैसे के लिए जूझती है। उसका कारण क्या होता है? घर में कमाने वाला एक, खाने वाले 4-3 ऐसे लोग होते हैं, तो शायद उनको उनकी पगार पूरी नहीं पड़ती। हम चाहते हैं कि यदि, और फिर उसमें कभी अत्याचार भी होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो इस अत्याचार के बारे में पेपरों में, यहाँ पर हमारे बहुत से मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, चर्चा बहुत होती है, पर उसका सॉल्यूशन मीडिया वाले निकाल नहीं पाते हैं। उसका सॉल्यूशन ये है कि इनको आत्मशक्ति दी जाए, उनको बल दिया जाए, और उसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। महिलाओं को कुछ ट्रेड सिखा के, कोई अच्छी चीज़ सिखा के, और उनको आदि, हम उसमें भी बड़े कंजूस हैं, आधा पैसा उन्होंने देना चाहिए ताकि वो उसका गैर फायदा नहीं उठाए। आधा पैसा हम देते हैं, उनके लिए मशीन खरीदते हैं, उसका भी आधी कीमत उनको चुकानी पड़ती है, आधी हम चुकाते हैं, और इससे उसकी कीमत बढ़ती है। नहीं तो यदि फ्री में देती तो मशीन को ले लेते। ये होता है, बहुत सी संस्थाएं देती हैं, आज ये दे रही हैं, आज वो दे रही हैं, पर उस चीज़ की कीमत नहीं होती है। मशीन ले रही है, मशीन रख लेंगी घर में, पड़ी है, कौन उपयोग करेगा? पर जब वो बोलेगी नहीं मेरा इसमें आधा पैसा लगा है, तो वो उसकी कीमत को समझती है और उसका पूरा उपयोग करती है। वो हम कर रहे हैं। एक और छोटा सा कार्यक्रम है, मुंबई जैसे शहरों में लाइट है, पर वनवासी क्षेत्र में अभी भी लाइट की कमी है, और कुछ गरीबी के कारण लाइट नहीं खरीद सकते। तो हम लोग ने सोलार लैंप और सोलार कुकर जो सूर्य की रोशनी से चलते हैं, उनको जो दानदाता हमें उसके लिए देते हैं, वो उसका खरीद करके ऐसे वनवासी क्षेत्र में जाके उनको बांटते हैं। ये कार्यक्रम बहुत छोटे रूप में चल रहा है, बड़ा करने का विचार है, प्रयत्न चल रहा है, आप सभी के सहयोग से ये होगा। और ये जो इवेंट आपके सामने है, उसके बारे में आपको डॉक्टर साहब ज़्यादा जानकारी देंगे कि ये हिंदी वाद्य स्पर्धा क्यों चलाई जा रही है। एक ही बात है कि पूरे मुंबई के पश्चिम उपनगर में इंग्लिश की स्पर्धाएं हैं, मराठी की स्पर्धाएं हैं, और हिंदी की ये एकमात्र बांद्रा से लेकर दिल्ली स्तर तक की एकमात्र स्पर्धा है जो भारत माधव सेवा फाउंडेशन चला रही है। इस साल तारीख जरा गलत हुई है, इस समय सभी स्कूलों में
स्पोर्ट्स डे या एनुअल डे ऐसे चल रहे हैं, उनके खुद के फंक्शन होने के कारण से स्कूलों से बच्चे नहीं आ पाए। पर हर साल हमारे यहाँ 15 से लेकर 20 तक के विद्यालय भाग लेते हैं। 25 यानी हमें उस समय तो समस्या हमारी होती है कि उनको उतने से समय में कैसे अकोमोडेट करें। इस साल कम आए, दुख है। अगले साल हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि अच्छी तारीख चुन के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय इसमें भाग लें। इसके पीछे एक और उद्देश्य है, ये एक कला है और ये कला पहली दफा जब स्टेज पे कोई बच्चा बोलना तो घबराता है। आज भी 2-3 बच्चों का ऐसा हुआ है, पर इस कला में माहिर होने के बाद वो जग को, समाज को अपने मुट्ठी में बंद कर सकता है, इतनी ताकत है। और इसलिए इस कला का हम प्रोत्साहन देने के लिए ये बात कर रहे हैं। धन्यवाद आदित्य जी। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि माधव सेवा के इस नेक काम में हम साथ में जुड़े। मैं इस वार्षिक स्पर्धा के परामर्शदाता श्री करुणाशंकर उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। उसके पहले मैं सुशील जी सिंघानिया से अनुरोध करूंगा कि वो करुणाशंकर जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ